Class, welcome all of you. Today class, I am going to explain a chapter, the Indian Constitution, and a topic in this chapter is the Constitution as a living documents class. देखो class, our Indian Constitution is saying कि this is a flexible and rigid. So why this constitution is called flexible or rigid? Flexible means कि it is changed according to requirements, according to needs of society, and flexible means rigid means कि it is very difficult to change the constitution. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ईज़िली चेंज करा जा सकता है, ईज़िली चेंज नहीं किया जा सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिजिड. और फ्लेक्सिबल कि इसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स चेंज पॉसिबल है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्लास. तो क्लास first of all we want to introduce about the कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्या तरीके हैं हमारे यहाँ, कैसे चेंज हो सकता है. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कि हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट हो सकता है. Article 368, I want to explain this Article 368 कि अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है. क्लास, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी पार्लियामेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अमेंड बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है. क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है. पार्लियामेंट मेन एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेंड कर सकती है. कैसे? बाय वे ऑफ एडिशन, कुछ चीज़ें जोड़ करके, वेरिएशन और रिपेल, या कोई चीज़ें हटा करके या बदल करके. ठीक है, एनी प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न में हमारा पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल. जैसा कि आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर लिखा है उसका ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है. क्लास, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 इज सेइंग कि पार्लियामेंट के पास शक्तियां हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट्स में बदलाव कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है. लेकिन जैसा कि आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए क्लास, तो क्लास अमेंडमेंट करे कैसे जा सकते हैं. तो वी हैव अ 3 मेथड, हमारे पास 3 तरीके हैं. फर्स्ट मेथड क्या है बेटा? सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ. कि देखो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मात्र सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के तहत ही उसमें बदलाव हो सकता है, लाइक आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. क्लास यू कैन लुक दिस, आप यहाँ देख सकते हो आर्टिकल 2 इज सेइंग कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून के तहत ना. आपको यहाँ पर इस पर ऐसे कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, आर्टिकल 2 और 3, जिसमें आपको आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है. वो सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ जैसे पास होते हैं वैसे ही पास हो जाएंगे. तो आर्टिकल 2 इज सेइंग कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब कानून के तहत, एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट, मतलब संघ में नए राज्यों को, यूनियन में न्यू स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं. तो बाय लॉ, कानून के तहत. क्लास, एंड ऐसा ही आर्टिकल 3 आपका क्लास
आर्टिकल 3 से कि पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी कि कानून के तहत क्या कर सकती है। देखो दूसरी बात है यहाँ पर बी पार्ट है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ any स्टेट। ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की एरिया बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 से कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी भी राज्य की एरिया को में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल तो मे बाय लॉ मतलब इसके लिए आपको आर्टिकल 368 की नीड नहीं है। मे बाय लॉ जो कानून के सिंपल प्रक्रिया है, जो ऑर्डिनरी लॉ जैसे होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। लेकिन क्लास इट इज़ ओनली ऑन द कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स में ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज आपको अगर और दूसरे आर्टिकल में जो भी इम्पोर्टेंट है तो उसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है इन द बोथ हाउस सेपरेटली, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में चाहिए एज पर द आर्टिकल 368, जैसा कि आर्टिकल 368 में क्लास बताया गया है। ओके क्लास, जैसा कि आर्टिकल 368 में बोला गया उसके हिसाब से कुछ बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें बदलाव के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेस होना चाहिए क्लास। एंड द थर्ड थिंग जो अमेंडमेंट का है क्लास कि अगर मान लो मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो अगर स्टेट से राज्य से जुड़ा हुआ है तो क्लास मान लो सपोज कोई जो इश्यू है वो राज्यों से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, अमेंडमेंट करना है क्लास। तो इफ़ अ पार्लियामेंट वांट टू अमेंडमेंट ऑन अ सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू द स्टेट, राज्य से जुड़ा हुआ है, तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट सपोर्ट चाहिए, आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। और जैसा कि आर्टिकल 368 में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है क्लास। तो क्लास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट है वो यही बताते हैं कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है, ठीक है, लेकिन जैसा कि आर्टिकल 368 में कहा गया है। और तीन तरीके हैं, जैसे कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें लॉ के अकॉर्डिंग ही बदलाव हो सकता है, उसके लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 368 में बोला गया है लोकसभा और राज्य सेपरेटली दोनों में चाहिए। और थर्ड है कि अगर मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है तो स्पेशल मेजॉरिटी और कम से कम जैसे 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स के सपोर्ट की आपको ज़रूरत है क्लास। क्लास वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू कि सपोज अगर कोई भी अमेंडमेंट से जुड़ी हुई चीज़ लोकसभा राज्यसभा में पास हो गई तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजने की और उनकी सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रेसिडेंट के पास पावर भी नहीं कि अमेंडमेंट के बिल को वापस कर दे क्लास। द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू सेंड इट्स बैक फॉर रिकंसिडरेशन। जो अमेंडमेंट से जुड़ी हुई बातें हैं उसको प्रेसिडेंट जो है लोकसभा या राज्यसभा के सामने वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता क्लास। एंड वो वन मोर थिंग कि बिसाइड द स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट
मतलब अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना करके आप अमेंडमेंट करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई सेपरेट बॉडी जैसे कि आपको नहीं रिक्वायरमेंट है अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है एज पर द आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर लिखा गया है। सिमिलरली आफ्टर द पैसेज in the parliament and in same case in the state legislature no referendum is required for rectification of the amendment, ठीक है। रेफरेंडम कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जनता से पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास अगर वो पार्लियामेंट में पास हो गया है तो उसे जनता के सामने रेफरेंडम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड क्लास सोवरेनिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट दिस प्रोसीजर, यानी कि अमेंडमेंट करने की क्षमता जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही है, यह बात प्रूफ होती है केवल। तो प्रिंसिपल the only elected representatives of the peoples are empowered to consider and take the final decision on the question of amendment, यानी अमेंडमेंट करना है तो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही यह पॉसिबल है। तो हम ये देख रहे हैं क्लास कि 10 sovereignty of elected representative इज़ द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि संविधान में जो बदलाव या अमेंडमेंट है उसमें आप ये देख सकते हो कि वो हमारे केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ही थ्रू होती है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है वो क्लास प्रूफ होती है। क्लास वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट कि सम अमेंडमेंट हमारे इंडिया में 2019 तक 103 अमेंडमेंट हुए। तो इतने सारे अमेंडमेंट कैसे, तो वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट। तो इतने सारे अमेंडमेंट्स लाइक क्लास सम कुछ तो अमेंडमेंट ऐसे हैं जो मात्र टेक्निकल हैं, यानी एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन दिए गए। तो कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट मेड सो फार, ठीक है। पहले टाइप का क्या है, कंटेंट्स ऑफ अमेंडमेंट contents of amendments made so far। इट मीन्स कुछ अमेंडमेंट ऐसे क्लास जो केवल थोड़ा सा आप में चेंजेस हैं वो ओरिजिनली पीछे की ही तरह के हैं। लाइक क्लास की जैसे हाई कोर्ट्स के जजेस की एज जो है 60 से बढ़ा के जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 से 62 कर दी गई। तो ये अमेंडमेंट नंबर 15 है, ये 15th अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट है कि हाई कोर्ट्स के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज जो है 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। और ऐसे ही 54th अमेंडमेंट एक देख लो क्लास, 54th अमेंडमेंट है। 54th अमेंडमेंट
में क्लास की सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी सैलरी इंक्रीज़ की गई, वो अमेंडमेंट नंबर 54। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, कुछ भी ऐसा नया नहीं होने जा रहा है, सैलरी बढ़ना इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। तो सैलरी बढ़ा दी गई, तो ये 54th अमेंडमेंट हो गया क्लास। तो ये दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। एंड सिमिलरली कुछ जैसे हमारे लेजिस्लेचर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो सीटें रिजर्व दी गई हैं उनके लिए हर 10 ईयर में एक रिजर्व अमेंडमेंट के थ्रू वो अगले 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है दिस इज़ ओनली फॉर द 10 ईयर, बट हर 10 ईयर के बाद एक अमेंडमेंट करके उसे नेक्स्ट 10 ईयर के लिए बना दिया जाता है। तो ऐसे ही आपके ढेर सारे अमेंडमेंट और ऐसे लगभग आपके 6 अमेंडमेंट हो गए इस तरह से करके अब तक आपके 6 टाइम्स ऐसे 6 अमेंडमेंट तो ऐसे ही हैं जो हर 10वें साल हर 10 ईयर के बाद जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन देने की बात है वो अगले 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये 6 अमेंडमेंट हो गया आपका। ऐसे ही 6 अमेंडमेंट हो गया आज़ादी के बाद से, आफ्टर द इंडिपेंडेंट हर 10वें साल आप जोड़ लो तो 6 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 10 साल अगले 10 साल के लिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में वो 10-10 साल के लिए एक्सटेंड करते ही चले जा रहे हैं। फिर अभी तुरंत अगले 10 साल के लिए कर दिया, तो अभी तक 6 टाइम्स ऐसा हो चुका है क्लास की इनको 10 साल के लिए अगेन अमेंडमेंट कर दिया गया है क्लास। एंड कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे प्रेसिडेंट वाज नॉर्मली अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से काम करता है, सलाह लेता है और उससे काम करता है, यानी कि तो दिस वाज द ओनली री ट्रीटमेंट बाय द लेटर अमेंडमेंट। जैसे जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था कि आर्टिकल 74 इज सेइंग कि पार्लियामेंट आर्टिकल 74 इज सेइंग कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से काम करेगा, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी ने इसमें थोड़ा सा चेंज कराया। आर्टिकल 74 का 1 एक नया चीज़ बना, तो इसमें ये क्लास की द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है जो काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करेगा, तो बाउंड कर दिया। फिर उसके लिए एक और अमेंडमेंट हुआ, नई सरकार में आया तो उसने इसको ठीक किया कि नहीं, प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात से अगर कंसिडर नहीं करता है तो चीज़ों को वापस रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, लेकिन जब फिर से वापस आएगा तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से काम करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए, तो दिस इज़ ओनली अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की वजह से अमेंडमेंट की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई क्लास, थोड़ा सा बदलाव आपको दिख रहा है। एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारी जुडिशरी या हमारी गवर्नमेंट ने चीज़ों के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे अमेंडमेंट की संख्या आ गई। जैसे differing interpretation differing interpretations
देखो अलग अलग इंटरप्रिटेशन की वजह से अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। देखो बहुत सारे अमेंडमेंट तो इसलिए हैं कि कई बार जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेटेट किया है, उसकी नए तरीके से व्याख्या की है, या फिर कई बार उस समय की सरकार ने जो है अलग तरीके से उसको इंटरप्रेटेट किया। इस वजह से ढेर सारे अमेंडमेंट हो गए क्लास के। जैसे कि मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट डिड नॉट एग्री विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कई बार पार्लियामेंट जो है हमारी जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं होती है, एंड देयरफॉर शॉट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरकम द रूलिंग ऑफ जुडिशरी। और जुडिशरी के फैसले को पलटने के लिए कई बार पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है। तो इन द पीरियड बिटवीन जो 1970 से लेकर के 1975 के बीच का जो समय था ऐसा ही था कि न्यायपालिका हमारी जुडिशरी और पार्लियामेंट में काफ़ी टकराव हुए, और पार्लियामेंट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बार बार अमेंडमेंट करने की कोशिश की और जुडिशरी की फैसले को प्रभावित करने की कोशिश किया, बदलने की कोशिश किया। ठीक है, इन दिस चैप्टर ऑन द जुडिशरी, अभी हम जुडिशरी में चीज़ों को पढ़ेंगे कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या क्या डिफरेंसेस थे। जैसे पहला था, वन वाज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बातों को लेकर के जो है जुडिशरी और पार्लियामेंट में टकराव हुए। दूसरा जो अदर वाज स्कोप वाज द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार था, इसको भी लेकर के जुडिशरी और पार्लियामेंट में टेंशन हुआ। और जो तीसरी चीज़ थी, द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को कितना पावर है कि अमेंडमेंट कर पाए, इसको भी लेकर के विवाद था। तो द पीरियड जो 1970 और 75 के बीच का जो समय था, द पार्लियामेंट रिपीटेडली मेड द अमेंडमेंट टू ओवरकम द एडवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी बार बार नई बातें करती थी, तो उनसे बाहर निकलने के लिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए क्लास। और देखो क्लास, कुछ अमेंडमेंट जो है पॉलिटिकल कंसेंस, जो राजनीतिक जो जागरूकता थी उसकी पॉलिटिकल कंसेंस की वजह से कुछ अमेंडमेंट हुए, जिससे आप देख सकते हो क्लास की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? तो पहला एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट था 52 एंड 91 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शुरू में क्लास 52 अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उससे भी जब डिफेक्शन नहीं रुका तो क्लास उसके बाद 91 अमेंडमेंट हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए अमेंडमेंट्स हुए, कानून बने। एंड ऐसे ही एक कानून अमेंडमेंट है 61 अमेंडमेंट, ये हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। एंड 61 अमेंडमेंट जो है, 61 अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट जो है आपके जो वोटिंग की एज है 21 ईयर से कम करके 18 ईयर कर दी गई क्लास। तो ये राजनीतिक जागरूकता है। ऐसे ही 73rd और 74th अमेंडमेंट की क्लास, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है क्लास, जिसमें 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रूरल लोकल गवर्नमेंट।
इस्टेब्लिश किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी दी गई एंड 74th अमेंडमेंट में अर्बन लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके उसको वह कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिए गए।